हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात आज कर रहे हैं ओवरहेड्स की रिवीजन की। ओवरहेड्स आप जानते हो, ओवरहेड्स तीन कैटेगरी के होते हैं। ओवरहेड बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चों को ही हम ओवरहेड बोलते हैं। कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए हम रिकवरी रेट का इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड आप जानते हो तीन तरीके के होते हैं। एक फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे बेसिकली तीन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होते हैं। एक तो डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, और जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे होंगे उनको हम ओवरहेड बोलते हैं कलेक्टिवली। ओवरहेड को फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अब जब ये ओवरहेड्स खर्चे हैं, ये कॉस्ट में कैसे जोड़े जाते हैं, इनके लिए रिकवरी रेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिकवरी रेट के थ्रू ये ओवरहेड्स कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, चाहे आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, इनको रिकवर किया जाता है। अब रिकवरी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। रिकवरी करने के लिए एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। तो ओवरहेड्स आपकी कॉस्ट शीट में कैसे निकाले जाएंगे? एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मदद से निकाले जा सकते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जानते हो खर्चा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ऑलवेज कौन बियर करता है? कस्टमर ही बियर करता है। डायरेक्ट भी बियर करेगा, और इनडायरेक्ट है तो उस केस में भी कस्टमर ही बियर करता है। तो जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो वन ऑफ द वे है कि किस तरीके से आपको ओवरहेड को कॉस्ट का पार्ट बनाना है। और उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें भी हम ओवरहेड की ही बात करते हैं कि किस तरीके से ओवरहेड रिकवर होंगे कॉस्ट में। तो ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। ओवरहेड्स मैंने आपको बता ही दिया, तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बेसिकली ये, इनको हम फैक्ट्री जो खर्चे फैक्ट्री में, देखो ओवरहेड मटेरियल भी हो सकता है, ओवरहेड लेबर भी हो सकता है, ओवरहेड अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अगर ये फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं तो ये फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होते हैं। अगर यही ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होते हैं। और अगर यही ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्च हो रहे हैं तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होते हैं। इनको कॉस्ट में, और अगर इस मतलब ओवरहेड की क्लासिफिकेशन अगर फंक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये है, और अगर उनकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड है, जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे, वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जो होते हैं जनरली फिक्स होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में मेजर खर्चे फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल भी होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। तो ऐसे ओवरहेड्स जो आउटपुट के चेंज होने से, वॉल्यूम चेंज होने से वेरी नहीं हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। और एक और चीज, कई बच्चे समझते हैं कि वेरिएबल खर्चा तो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो आप प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो इकोनॉमिकली, कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो अगर आप इकोनॉमिकली एसोसिएट कर पाते हो तो वो डायरेक्ट खर्चा होता है। इनके अलावा सारे डायरेक्ट खर्चे वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे वेरिएबल खर्चे डायरेक्ट होंगे। जिस खर्चे को आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लोकेट नहीं कर सकते कि कितना खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट वाइज, तो वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर वो फैक्ट्री में हो रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड है, सेलिंग में हो रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड है, अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो रहे हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। वो फिक्स भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जो फिक्स्ड है वो फिक्स में चले जाएंगे, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हो जाएंगे। और यानी कि जो आउटपुट के साथ वेरी करेंगे, जैसे सेल्समैन का कमीशन है, जितना ज्यादा माल बेचोगे तो सेल्समैन को कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो आपका, जैसे सेकेंडरी पैकिंग है, तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आओगे आपकी सेकेंडरी पैकिंग बढ़ने लग जाएगी, तो वो वाला खर्चा जो आपका हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा। सेमी वेरिएबल में दोनों के कंपोनेंट होते हैं, कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। सेमी वेरिएबल में फिक्स और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये बाय नेचर उसकी क्लासिफिकेशन होगी। देन बाय एलिमेंट, मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओवरहेड होते हैं, आपके मालूम होगा कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। कॉस्ट के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर आप बात करो तो इसके तीन एलिमेंट हैं। एक मटेरियल है, एक लेबर है, एक अदर है। मटेरियल डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट हो गया। लेबर भी डायरेक्ट भी हो सकती है और लेबर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सिमिलरली ओवरहेड आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं एंड इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। सॉरी, अदर्स है, नॉट ओवर, सॉरी, ये अदर्स है। अदर्स है,
यानी कि ऐसे खर्चे जो मटेरियल है, जो लेबर भी नहीं है, जो मटेरियल भी नहीं है, जो लेबर भी नहीं है, वो अदर्स में चले गए, वो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट खर्चों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपके ओवरहेड बन जाएंगे। तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा यानी कि ओवरहेड्स बेसिकली क्या होगा, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो लेबर के फॉर्म में भी हो सकता है, वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मटेरियल है तो वो डायरेक्ट ही होगा, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट तो ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। अगर आप लेबर को पे कर रहे हो, अगर वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, अगर नहीं डायरेक्ट है तो वो ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। और सिमिलरली अगर अदर एक्सपेंसेस है लेकिन वो डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, अगर इनडायरेक्ट है वो भी ओवरहेड का पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं फंक्शन के हिसाब से 3 टाइप से, नेचर के हिसाब से फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, और एलिमेंट के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है जी। अब एक और तरीका होता है ओवरहेड को क्लासिफाई करने का कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हो बाय इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज, तो वो कंट्रोलेबल होंगे। और अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट इवन आफ्टर implementation of appropriate managerial influences and proper policies, वो अनकंट्रोलेबल है। यानी कि जैसे रेट एंड टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स है, जितना मर्जी कर लो आप कंट्रोल नहीं कर सकते इनको। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनको आप बाय इंप्लीमेंटिंग मैनेजरियल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रॉपर पॉलिसी से कंट्रोल कर सकते हो। मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसी अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल होंगे। जैसे मटेरियल कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, सस्ता खरीद लो, उसकी वेस्टेज को एलिमिनेट कर दो, वेजेस एंड सैलरी, उनका आइडल टाइम कम कर दो, और पावर एंड फ्यूल इनकी यूसेज को बेटर कर लो। तो इनको आप सही तरीके से कंट्रोल करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट खर्चे कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे नॉट कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। तो कलेक्टिवली तो ये ओवरहेड्स है, और ओवरहेड्स को आपको एक प्री डिटरमिन्ड रेट एस्टिमेट करना पड़ता होता है उसे कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए प्री डिटरमिन्ड रेट होगा, मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्री डिटरमिन्ड रेट होगा, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्री डिटरमिन्ड रेट होगा। अब ये प्री डिटरमिन्ड रेट कंप्यूट कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्री डिटरमिन्ड रेट आप कंप्यूट करोगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी होती है, जिससे हम खर्चों के लिए प्री डिटरमिन्ड रिकवरी रेट निकाल लेंगे। यहां पर जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट आपको दिख रही है, ये सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बनाई है। सिमिलरली यही ऐसी शीट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बन जाएगी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बन जाएगी। ये शीट आपको मदद करेगी कि किस तरीके से आपके ओवरहेड रिकवरी रेट फैक्ट्री ओवरहेड का कंप्यूट किया जाएगा, और उसी बेसिस के ऊपर वो जो खर्चा होगा वो कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट है आपके सामने, प्रिपेयर टू कंप्यूट ओवरहेड रिकवरी रेट। इसमें क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे। जितना P1, P2 और P3 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। सारे डिपार्टमेंट को आप लाइन वाइज लिख लीजिए, और जिनके लिए भी फैक्ट्री के ओवरहेड खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे आप लिख लीजिए। फिर सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि सपोर्ट डिपार्टमेंट लिख लीजिए, S1, S2 और S3। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड को पहले तो मैं ये देखो, इस स्टेप में ना सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। पहले आप एस्टिमेट यहां कलेक्ट करोगे कि आपके टोटल ओवरहेड है कितने हैं। कैसे, ये जैसे आपको दिए होंगे वो कलेक्ट करके आए होंगे ना, रेंट दिया होगा क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गिवन होंगे, सैलरीज गिवन होंगी, वेजेस गिवन होंगी, तो दे हैव कलेक्टेड इन सम वे। तो वो कलेक्शन आपके लिए, फिर उसकी असाइनमेंट होगी, फिर उनको बांटा जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज बांटने का तरीका होता है कॉज एंड इफेक्ट बेनिफिट देख लीजिए, किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट किसके लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए वो खर्चा किया जा रहा है। और या फिर अगर वो कॉस्ट एंड इफेक्ट बेनिफिट नहीं पता तो आप किस रेशियो में बेनिफिट कोई डिपार्टमेंट उस खर्चे से रिसीव कर रहा है उसकी रेशियो में आप उन खर्चों को बांट दीजिए। तो बांटने के लिए कॉस्ट एलोकेशन होती है, फिर कॉस्ट अपोर्शनमेंट होती है, और फिर रीअपोर्शनमेंट होती है। इनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम एलोकेशन करेंगे। जितने भी हमारे ओवरहेड्स हमने कलेक्ट कर लिए, मैंने आपको बोला कि आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो जो खर्चे हो रहे हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप कॉस्ट को एलोकेट कर दीजिए। एलोकेट का मतलब आपको अगर पता है कि कौन कौन सा खर्चा किस किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, जो जो खर्चा जिस जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, आपने सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट बना दी जिनके लिए खर्चा हो रहा है। 3 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2-3 आपके सर्विस डिपार्टमेंट है।
तो पहला काम क्या होगा, आप सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट बना लोगे जिनके लिए ये खर्चा हो रहा है। तो आपने कलेक्ट किए हुए खर्चे, जो आपने कलेक्ट किए हुए हैं, या अगर कलेक्शन नहीं है तो एस्टिमेट किए होंगे, एस्टिमेट करते हुए खर्चे आपने इनको एलोकेट कर देना। एलोकेट तब करते हैं जब खर्चा हमें पता होता है कि इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उन खर्चों को एलोकेट कर देंगे। जैसे A1 पहला खर्चा आपने एलोकेट कर दिया, जो P1 को बिलोंग करता है P1 में डाल दिया, P2 और P3 S1 S2 S3 और S1 S2 S3 में बांट दिया। सिमिलरली A2 को भी एलोकेट कर दिया और A3 को भी एलोकेट कर दिया। तो आपने सबसे पहले एलोकेट, जो खर्चे ऑलरेडी बटे हुए हैं जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं उनको एलोकेट कर देना। ठीक है, फिर बारी आती है कॉमन ओवरहेड्स की। कॉमन ओवरहेड्स की हम अपोर्शनमेंट करते हैं। ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते हैं, सारे डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन ओवरहेड्स। तो कॉमन ओवरहेड्स को हम लोग किसी ना किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर बांट देंगे। C1 C2 C3 दीज ऑल आर कॉमन बेसिस, कॉमन ओवरहेड्स। ये किसी एक डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते, तो इन खर्चों को बांटने का जो प्रोसीजर होता है ये होता है कि हम सूटेबल बेसिस पता कर लेते हैं कि ये किस रेशियो में बेनिफिट दे रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, उसकी रेशियो में ये बांट देंगे। तो सूटेबल बेसिस में इन खर्चों को सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। जब आप बांटोगे तो आपके सारे के सारे खर्चे बढ़ जाएंगे और उसको बोला जाएगा ये आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बोला जाएगा आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनिशियली क्या करना है, सारे खर्चे कलेक्ट कर लेने हैं और फिर जो खर्चे ऑलरेडी एलोकेटेड है, हमें पता है डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने हैं, उनको आप बांट दीजिए डिपार्टमेंट वाइज, तो वहां पे आपकी एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर फाइंड आउट कीजिए वो खर्चे जो कॉमन है, ओवरहेड जो कॉमन है, उनको आप किसी ना किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर आप बांट दीजिए। तो सारे खर्चे इस तरीके से किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बांट दिए गए। इनको बोला जाएगा कि आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब आप सारे खर्चे बांट दोगे तो आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली। अब कस्टमर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को पे करता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट के खर्चों को पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो कौन सा सर्विस लेने आया है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पेमेंट करेगा क्योंकि वहीं से उसको गुड्स मिलेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चार्ज करने होते हैं। जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हो उसको रीअपोर्शनमेंट बोलते हैं। जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हो, बांटते हो, दैट इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। तो हम फिर क्या करेंगे, रीअपोर्शनमेंट करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके 3 मेथड होते हैं जब आप रीअपोर्शनमेंट करते हो ना, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड। यहां देखिए, एक डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, दूसरा स्टेप लैडर मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड होता है, और तीसरा होता है रेसिप्रोकल मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, सिंपल है ये। इसमें तो हम मान के चलते हैं, मैं यही बता देता हूं, इसमें हम मान के चलते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी एक दूसरे को सर्विस नहीं देते, वो हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे देंगे। तो चाहे S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S3 हो, S1 का खर्चा भी P1 P2 P3 में बटेगा, S2 का खर्चा भी P1 P2 P3 में बटेगा, और S3 का खर्चा भी P1 P2 P3 में ही बटेगा। ठीक, जैसे यहां पर किया हुआ है, ये देखिए आपका S1 का टोटल खर्चा हो गया, ये P1 P2 P3 में बट गया। S2 का टोटल खर्चा हो गया, ये P1 P2 P3 में बट गया, और S3 का टोटल खर्चा हो गया, ये भी आपका P1 P2 और P3 में बट गया। ऐसा करने के बाद आपके सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे क्या हो जाएंगे, निल हो जाएंगे, और सारे के सारे खर्चे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। ये टोटल ओवरहेड होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। फिर इनको किसी ना किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर आप डिवाइड कर दीजिए और रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लीजिए। सूटेबल बेसिस 6 हो सकते हैं, उनमें से कोई भी आप यूज कर लीजिए। क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन सा सूटेबल बेसिस होगा, और फिर आपका रिकवरी रेट आएगा एस्टिमेटेड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट और डिवाइड बाय सूटेबल बेसिस। वो लेबर आर भी हो सकते हैं, वो मशीन आर भी हो सकते हैं, वो आउटपुट भी हो सकता है, वो प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है, वो वेजेस कॉस्ट भी हो सकती है। तो 6 में से कोई भी हो सकता है, और उस हिसाब से आपका रिकवरी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट आ जाएगा, और इसी के हिसाब से आप उसे कॉस्ट शीट में ऐड कर दोगे। फैक्ट्री ओवरहेड इस तरीके से कॉस्ट शीट में ऐड होते हैं। तो पहला क्या केस है, आपने कलेक्ट करना है सारे के सारे खर्चे, तो लिस्ट बना लेनी है सारे डिपार्टमेंट्स की। जो खर्चे सीधा सीधा आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ये इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, उनकी एलोकेशन कर दो। फिर आप कॉमन ओवरहेड आइडेंटिफाई कर दियो, बाकी जो सीधे सीधे एलोकेट नहीं हो रहे वो कॉमन ओवरहेड है। 2 ही तरीके के होंगे, या तो सीधा एलोकेट हो जाएंगे या कॉमन ओवरहेड होंगे। फिर कॉमन ओवरहेड को आप सूटेबल बेसिस पे ऊपर सारे डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। यहां तक आप सारे के सारे खर्चे आपके फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाएंगे। कलेक्शन कर ली, कलेक्शन के बाद आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि जो एलोकेटेड है सीधा सीधा पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट के हैं, वो हमने बांट दिया, और बाकी के जो बचे वो कॉमन है, कॉमन को आप बांटोगे किसी न किसी सूटेबल बेसिस के हिसाब से हम उन खर्चों को सबको बांट देंगे, और टोटल आपके सारे के सारे खर्चे जब बढ़ जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन अगला स्टेप आपको मैंने बता दिया
कि क्योंकि कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेने नहीं आता, सपोर्ट लेने नहीं आ रहा, तो वो कभी भी सर्विस या सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी रेट पे नहीं करेगा, तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही उन खर्चों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट के खर्चे उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोबारा से जोड़ देते हैं, उनको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करना या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम नए खर्चे नहीं बांटते हैं, ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट में जो बटे हुए खर्चे उठा के हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोबारा से रीअपोर्शन कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। तो इसके 3 मेथड मैं आपको बता रहा था। 3 मेथड आपका, ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो मैंने अभी बताया, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम मान के चलते हैं कि जो सर्विस या सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा। S1 के खर्चे P1, P2, P3 में बटेंगे। कैसे बटेंगे? कोई ना कोई सुटेबल बेसिस। नेचर ऑफ S1 देख लीजिए, डिपार्टमेंट की नेचर क्या है, उसके हिसाब से सुटेबल बेसिस क्वेश्चन में पता होगा, उस बेसिस के ऊपर उसको P1, P2, P3 में बांट दीजिए। फिर आप S2 को बांट दीजिए, S2 के खर्चे P1, P2, P3 में बांट दीजिए। कैसे बांटोगे? S2 का नेचर पता कर लीजिए क्या है डिपार्टमेंट का, और सुटेबल बेसिस क्वेश्चन में गिवन होगा, और उस हिसाब से आप उसे अगेन P1, P2, P3 में बांट दीजिए। देन हमारे पास आते हैं S3 डिपार्टमेंट। ठीक, ये भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसका नेचर क्या है, और उसके हिसाब से उसको P1, P2 सुटेबल बेसिस के हिसाब से बांट दीजिए। टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, किसके आएंगे? P1, P2 बेस, तो सारे खर्चे घूम फिर के P1, P2, P3 में ही बट गए हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम तीनों के लिए अलग अलग रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल। जो लेबर डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट है वहां रिकवरी रेट क्या होगा? वो लेबर आवर्स होंगे। जो मशीन डोमिनेटिंग है वो मशीन आवर को बेस लेके हम रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो शीट बनाई जाती है ना, ये सब एस्टिमेशन बेसिस पे होती है, कि आपके जो खर्चे होते हैं वो सब एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये प्री डिटर्मिन्ड आपका रिकवरी रेट होता है जो यहां से निकल आता है। दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को एलोकेट करने का, जिसको स्टेप लैडर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड बोलते हैं। ये मेथड ये अज्यूम करता है कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है, और फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है, और फिर उससे छोटे वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपने से छोटे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और बाकी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, अपने से बड़े को नहीं दे रहा। और सिमिलरली जो सबसे छोटा सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपने से बड़े 2 सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। तो इसका मतलब मान लीजिए S1 सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट, S1 सबसे बड़ा है, S2 सबसे छोटा है, और S3 सबसे छोटा है। तो S1 के खर्चे S2 में बटेंगे, S3 में बटेंगे, P1 में बटेंगे, P2 में बटेंगे, P3 में बटेंगे। ठीक, अब जो S2 के खर्चे आएंगे, जोड़ दो, S2 के खर्चे आ गए। S2 के खर्चे S1 में नहीं बटेंगे, अपने से बड़े डिपार्टमेंट को वो खर्चा नहीं बांटेगा, वो S2 के खर्चे S3 में बांटे जाएंगे, P1, P2, P3 में बांटे जाएंगे। ठीक, और सिमिलरली थर्ड डिपार्टमेंट जो S3 सबसे छोटा डिपार्टमेंट है, उसके खर्चे ना तो S1 में बांटे जाएंगे ना S2 में बांटे जाएंगे, सीधा P1, P2, P3 में बांटे जाएंगे। ठीक, ये है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है? ये देखो यहां पर रेसिप्रोकल, एक मिनट, नॉन रेसिप्रोकल मेथड यहां पे देख लेते हैं। ये आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और ये आपकी ये अपने P1, P2, P3 और S1, S2, S3 में खर्चे बांट दिए, टोटल ओवरहेड एज पर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बारी किसकी है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में S1 मान लीजिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो S1 के खर्चे अब देखो ये हो गए, इसमें बांट दिए, इसमें बांटे, इसमें बांटे, इसमें बांटे और इसमें बांटे। ठीक, तो S1 सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो S1 के खर्चे S2 में बटे, S3 में भी बटे, P1 में बटे, P2 में भी बटे, P3 में बटे। अब कैसे बटेंगे? ऑफ कोर्स सुटेबल बेसिस होगा। S1 की नेचर पता लग जाएगी, S1 का नेचर क्या है, उसी बेसिस के ऊपर हम उसके खर्चों को एलोकेट कर देंगे। फिर बारी आती है S2 की। अब S2 के टोटल ओवरहेड कितने हो गए? इतने हो गए। ये उसके ओरिजिनल थे और ये उसको S1 का खर्चा जुड़ गया, तो अब आपको ये बांटना है, ये ठीक है, ये वाले टोटल हो गए, इसको बांटोगे तो ये खर्चा S3 में एलोकेट हो गया, S1 में एलोकेट नहीं होगा, यहां एलोकेट नहीं होगा, यहां पे एलोकेट हो गया S3 में, P3 में हो गया, P2 में हो गया और P1 में हो गया। इस तरीके से आपके S2 के खर्चे भी बट गए। अब आ रही है सबसे छोटे सपोर्ट डिपार्टमेंट की। अच्छा, S2 के खर्चे कैसे बांटे जाएंगे? ऑफ कोर्स सुटेबल बेसिस के ऊपर बांट दिए जाएंगे, नेचर ऑफ डिपार्टमेंट क्वेश्चन इंडिकेट कर देता है, उस बेसिस के ऊपर हम खर्चे बांट देंगे। तीसरा आता है S3 डिपार्टमेंट। S3 में आप देखो S1 के ओरिजिनल खर्चे ये हो गए, ये खर्चे S1 के जुड़ गए, ये खर्चे उसको S2 के जुड़ गए, ठीक है, और अल्टीमेटली उसके टोटल ओवरहेड आ गए इतने। इनको बांटोगे, इनको ना तो S1 में बांट रहे हैं ना S2 में बांट रहे हैं, ये सिर्फ P1, P3, P2 और P1 में बटेंगे,
और इस तरीके से आपके सारे के सारे खर्चे बांट दिए जाएंगे। सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे जीरो हो जाएंगे और सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल खर्चों को जोड़ लीजिए, ओवरहेड्स आ जाएंगे टोटल, और फिर अगेन फॉर ईच डिपार्टमेंट यू कैन फाइंड आउट द सुटेबल रिकवरी रेट, उसे डिवाइड कर लीजिए और आपके पास एक रिकवरी रेट आ जाएगा। सुटेबल रिकवरी रेट बेस होगा कि आपके नेचर ऑफ डिपार्टमेंट क्या है। मशीन वाला डिपार्टमेंट मशीन आर को बेस मान लेगा, लेबर वाला लेबर वाले को मान लेगा, कोई और डिपार्टमेंट है वो उसको बेस मान लेगा और उसके हिसाब से आपका रिकवरी रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा मेथड है, अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा बड़ा डिपार्टमेंट है। तो क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर देगा हाउ टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट, हिंट गिवन होता है क्वेश्चन में। या फिर आप देख लीजिए जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट वो माना जाएगा। जिसके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके ओवरहेड सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाएगा। या फिर जो सबसे ज्यादा सर्विस दूसरे को दे रहा है, वो क्वेश्चन एक में किसी ना किसी तरीके से गिवन होगा, उससे आपको आइडिया होगा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है। ठीक। तीसरा मेथड है रेसिप्रोकल मेथड, ये थर्ड मेथड है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तो हमें ये करना है कि हमें ये देखना होता है कि यहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि हर सपोर्ट डिपार्टमेंट हर दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है और प्रोडक्शन को भी सर्विस दे रहा है। यानी कि S1 S2 को भी सर्विस दे रहा है, S3 को भी सर्विस दे रहा है, P1 को भी दे रहा है, P2 को भी दे रहा है, P3 को भी दे रहा है। ठीक। सिमिलरली जो S2 होगा वो S1 को भी सर्विस दे रहा होगा, S3 को सर्विस भी दे रहा होगा, P1 को भी दे रहा होगा, P2 को भी दे रहा होगा, P3 को भी दे रहा होगा। सिमिलरली जो S3 आएगा वो S1 को भी दे रहा है, S2 को भी सर्विस भी दे रहा है और P1 को भी दे रहा है, P2 को भी दे रहा है और P3 को भी दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। सारे सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे ही रहे हैं, उनके खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट तो हो ही रहे हैं, साथ की साथ कहां और कहां हो रहे हैं और कहां हो रहे हैं, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी वो खर्चे एलोकेट हो रहे हैं। तो वो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में हमारे पास वैसे तो 3 मेथड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एक रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। इसमें तो क्या होता है, आइए देखिए, जैसे इक्वेशन वाला मेथड ये रहा, ये देखो आपके पास टोटल प्राइमरी ओवरहेड्स आपने बांट लिए, P1 में आगे 1 लाख और P2 में 10 लाख और P2 में 15 लाख और S1 आपका 3 लाख और S2 आपका 2 लाख है। सबसे पहले आपने क्या बांटा, S1 के खर्चे कितने हैं, 3 लाख, उसको बांट दिया। आप देखो 3 लाख का खर्चा यहां पर ही बटा है, रेशियो दी हुई है क्वेश्चन में कैसे बांटना है। तो S1 के खर्चे कैसे बांटने हैं, P1 में, P2 में और S2 में। तो इतने खर्चे उसके पल्ले पड़ गए, इतने खर्चे उसके पल्ले पड़ गए और इतने खर्चे उसके पल्ले पड़ गए। अब S1 का खर्चा बढ़ गया, अब बारी है S2 के खर्चे बांटने की। जब आप S2 के खर्चे बांटोगे तो आप देखो S2 के टोटल खर्चे कितने हो गए, 230 हो गए। 2 लाख उसका खुद का था, 30,000 और जुड़ गया। जब S1 का खर्चा बांटा तो ये हो गया 230, अब 230 को बांटोगे। अब 230 को आपने बांटा तो ये S1 में बटा, S2 में भी बटा, सॉरी P1 में बटा, P2 में बटा, S1 में भी बटेगा। S1 में इतना मिल गया और P2 में इतना और P1 में इतना, रेशियो गिवन है। तो आप देखोगे P1, P2 और P3, P1 और P2 और S1 में तीनों में बट गए खर्चे। एज ए रिजल्ट S2 के खर्चे तो निल हो गए, लेकिन फिर से S1 के खर्चे पैदा हो गए 46,000, क्योंकि हिस्सा आ गया, S2 का हिस्सा जुड़ गया ना उसमें 46,000। अब फिर से इसको 46,000 को बांटोगे, अब 46,000 S1 के खर्चे को फिर से बांटोगे P1 में, P2 में और S2 में, रेशियो गिवन है। तो आप देखोगे S1 तो निल हो गया, लेकिन फिर से S2 का खर्चा पैदा हो गया 4600। अब इस 4600 को फिर से बांटोगे, S1 में इतना आएगा, P2 में इतना आएगा और P1 में इतना आएगा। अब S2 तो हो गया निल, लेकिन यहां पे S1 का खर्चा 920 फिर आ गया। अब फिर से S1 को बांटोगे, जब S1 को बांटोगे तो 92 S2 के पल्ले पड़ेगा और इतना P2 के, इतना P1 के। S1 हो गया निल, अब S2 फिर से पैदा हो गया, अब S2 को फिर से बांटोगे और ऐसा करते जाओगे जब तक बहुत निग्लिजिबल अमाउंट नहीं हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पेपर में आपको तभी फॉलो करना है जब क्वेश्चन आपको बोले, अदरवाइज ये फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। करने के बाद आपके टोटल ओवरहेड P1 और P2 के आ जाएंगे और S1 और S2 आपका निग्लिजिबल यानी कि निल वैल्यू का हो जाएगा। जब आपको टोटल ओवरहेड P1 और P2 के पता लग गए तो जो भी आपका सुटेबल रिकवरी रेट है उससे डिवाइड कर लीजिए, जो भी सुटेबल बेस है, और इससे आपका रिकवरी रेट P1 P2 के लिए आ जाएगा। ये हो गया हमारा ये वाला। दूसरा मेथड है इक्वेशन बनाने वाला मेथड। तो आप इक्वेशन बना लीजिए। आइए देखिए कैसे बनानी है इक्वेशन।
P1 के खर्चे 10 लाख है, P2 के खर्चे कितने हैं 15 लाख। ये एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और S1 के खर्चे कितने हैं 3 लाख और S2 के खर्चे कितने हैं 2 लाख। ये एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन P1 के 10 लाख के खर्चे, P2 के 15 लाख के खर्चे, S1 के 3 लाख के खर्चे एंड S2 के आपके 2 लाख के खर्चे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। सर्विस डिपार्टमेंट इस रेशियो में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। P1 को S1 40% सर्विस दे रहा है, P2 को 50% दे रहा है और S2 को 10% दे रहा है। खुद को सर्विस नहीं देता होता डिपार्टमेंट, ये मान के चलते हैं, ये क्लियर है। S2 P1 को 30% सर्विस दे रहा है और S2 P2 को 50% सर्विस दे रहा है और S1 को दे रहा है 20%। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे देखो, मान के चलिए कि S1 के टोटल खर्चे कितने हो गए X और S2 के टोटल खर्चे हो गए Y। अब S1 के टोटल खर्चे X हो गए। अब बोलोगे सर S1 के टोटल खर्चे तो 3 लाख गिवन है, आपने X क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया कि S1 में और खर्चे भी तो जुड़ेंगे S2 के। S1 के तो खुद के 3 लाख है, S2 भी तो S1 को सर्विस दे रहा है। जब S2 S1 को सर्विस देगा तो S2 के खर्चे भी S1 में जुड़ेंगे, 3 लाख से बढ़ जाएगा, X मान लिया। सिमिलरली S2 के खर्चे तो 2 लाख है, हमने Y क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया, हम जानते हैं कि S2 के खर्चे Y तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बढ़ जाएंगे। सॉरी 2 लाख तक सीमित नहीं रहेंगे। S1 भी तो S2 को सर्विस दे रहा है, जब S1 S2 को सर्विस देगा तो S2 के खर्चे 2 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमने मान लिया कि वो Y है। अगर वो X है, अगर वो X है, S1 का टोटल खर्चा मान लीजिए X है, तो कितना होगा 3 लाख उसको खुद का प्लस जितना S2 उसको सर्विस देगा। S2 कितने सर्विस दे रहा है उसको 20%। S2 उसको S1 को 20% सर्विस दे रहा है, तो जितना भी S2 का खर्चा होगा उसको 20% और ऐड हो जाएगा। S2 का टोटल खर्चा कितना माना हमने Y का 20% कितना हो गया 0.20Y, तो ये जुड़ जाएगा। ये टोटल खर्चे X1 की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली Y खर्चे हमने S2 के टोटल माने, Y खर्चे हमने माने कि S2 है, S2 के टोटल खर्चे क्या है Y है, Y में 2 लाख तो आएगा ही आएगा, प्लस जो S1 उसको खर्चा सर्विस दे रहा है वो भी जुड़ेगा। S1 S2 को 10% सर्विस दे रहा है, S1 के टोटल खर्चे X है, उसका 10% वो S1 को सर्विस दे रहा है, सॉरी S2 को सर्विस दे रहा है, तो 0.10x आ जाएगा। 0.10x आप जोड़ दीजिए तो टोटल Y का खर्चा आएगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, X और Y की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर X की वैल्यू इतनी आ गई और Y की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप जब आपको X और Y की वैल्यू पता लग गई है, फिर आप सीधा उठाइए, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका गिवन है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में S1 का आप इतना खर्चा बांटोगे जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक, इतना बांट दीजिए इस रेशियो में। इसके पल्ले इतना बढ़ गया, इसके पल्ले इतना हुआ, यहां पे माइनस आ गया और इसके पल्ले इतना हुआ, ठीक। तो टोटल करोगे आप देखोगे, फिर आप S2 को बांट दीजिए। जब आप S2 को बांटोगे तो ये बांटा आपने, इसके पल्ले इतना बड़ा, इसके पल्ले इतना बड़ा, इसके पल्ले इतना बड़ा, और आप देखोगे S1 और S2 का दोनों का खर्चा निल हो गया और सारे का सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन हो गया। क्लियर है जी? एक मिनट, सारे का सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन हो गया। चलिए आगे, नेक्स्ट जो आपका आएगा, ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब इस तरीके से हम अपने खर्चों को एलोकेट कर देंगे ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, टोटल ओवरहेड पता लग जाएंगे, P1 का, P2 का, S1 का, S2 का, आपको टोटल ओवरहेड पता लग गए। जब आप उसको डिवाइड करोगे रिकवरी रेट से, जो भी सुटेबल बेस होगा उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिकवरी रेट आ जाएंगे। अब सुटेबल बेसिस की बात हो रही है। सुटेबल बेसिस क्या होते हैं, यहां पर कुछ सुटेबल बेसिस देखो, ये समझ में आ गया। कॉस्ट एलोकेशन मैंने आपको बता दी, कॉस्ट अपोर्शनमेंट जो कॉमन ओवरहेड्स है उनको सुटेबल बेसिस पे बांटना है। कॉस्ट एलोकेशन में हम क्या लेते हैं, जो डायरेक्ट खर्चे सीधा सीधा पता होते हैं डिपार्टमेंट के, वैसे डायरेक्ट नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट के सीधा सीधा खर्चे पता होते हैं, वो हम कॉस्ट एलोकेशन कर लेंगे। जैसे डायरेक्ट मटेरियल पता है P1 P2 P3 का, S1 S2 का, P1 P2 P3 का मटेरियल डायरेक्ट खर्चा होता है, लेकिन S1 S2 का मटेरियल इनडायरेक्ट है। ध्यान देना, P1 P2 P3 का जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो तो डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन S1 और S2 का डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, वो सीधा उनमें एलोकेट हो जाएगा। सिमिलरली लेबर वेजेस गिवन है, P1 की गिवन है, P2 P3 S1 और S2 की गिवन है,
जो P1, P2, P3 की लेबर गिवन होगी वो क्या है, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जो S1 और S2 की लेबर गिवन होगी वो आपके क्या हो जाएंगे, ओवरहेड्स हो जाएंगे। तो वो तो एलोकेट हो जाएगा सीधा का सीधा। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मटेरियल और लेबर नहीं लेना होता, क्योंकि वो ओवरहेड का पार्ट नहीं होते, लेकिन सपोर्ट डिपार्टमेंट के आपको मटेरियल और लेबर लेना पड़ेगा। ठीक, कॉस्ट एलोकेशन हमारे पास क्लियर हो गया। कॉस्ट अपोर्शनमेंट हमें मालूम है क्या है, और फिर देन रीअपोर्शनमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया। बात है सुटेबल बेसिस की है, आप इनको एक बार देख लेना कौन कौन से सुटेबल, वैसे ना क्वेश्चन में पता चल जाता है सुटेबल बेसिस क्या होते हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो इसको देख लेना। ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, कई बार जगह पावर के खर्चे वो मल्टीप्लाई करके बांटे होते हैं, मशीन आर से और किलोवाट आर से मल्टीप्लाई करके बांटे होते हैं, तो उन क्वेश्चन का ध्यान रखना है। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार पावर या फ्यूल के खर्चे मल्टीप्लाई करके बांटे हुए होते हैं, उसका आपको ख्याल रखना है। और ये रीअपोर्शन जब आप, ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कॉमन ओवरहेड को बांटते हैं तो वो उसके बेसिस दे रखे हैं, और जब आप सेकेंडरी ओवरहेड को बांटते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में P1, P2 में, तब भी तो हम सुटेबल बेसिस S1 के खर्चे P1, P2 में सुटेबल बेसिस पे बटेंगे, तो उनके लिए ये इन्होंने दे रखा है। आप चाहो तो इनको रेफर कर लेना, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में पता चल जाता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाता है कि ये रिकवरी रेट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद ये जो ओवरहेड्स हैं, इसमें आगे फर्दर ये भी हो सकता है कि कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स हो, कुछ फिक्स ओवरहेड हो। वैसे तो हम लोग कॉमन ओवरहेड का रेट निकालते हैं कि सब वेरिएबल भी और फिक्स भी, उनके लिए एक रिकवरी रेट निकाल लेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि वेरिएबल, क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड अलग दे रखे होते हैं और फिक्स अलग दे रखे होते हैं, तो वहां पे रिकवरी रेट वेरिएबल के लिए अलग निकल जाएगा और फिक्स के लिए अलग हो जाएगा। नॉर्मल केसेस में हम लोग कोई वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग नहीं करते, ओवरऑल रिकवरी रेट निकल जाता है एक। आपने देखा होगा P1 का खर्चा आ गया, P2 का खर्चा आ गया, P3 का खर्चा आ गया। अब उसमें वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं, सबको कॉमन लेके एक ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको अलग से वेरिएबल एंड फिक्स को अलग अलग करके दे देता है, तो वहां पे आपको वेरिएबल का रिकवरी रेट अलग निकालना पड़ेगा और फिक्स का आपको अलग निकालना पड़ेगा। वेरिएबल के लिए जब हम रिकवरी रेट निकालेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से निकालेंगे, और मैन्युफैक्चर और फिक्स के लिए हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मशीन आर आपका लेबर रेट है, तो एक्चुअल में कितने मशीन आर यूज हुए, ठीक है, उनको डिवाइड करके ये ले लेंगे। और अगर फिक्स ले रहे हैं तो नॉर्मल मशीन आर कितने यूज होने चाहिए थे, उसे डिवाइड करोगे तो आपको फिक्स रिकवरी रेट उसके हिसाब से आएगा। अगर आपके वेरिएबल है तो एक्चुअल ले लीजिए डाटा, रिकवरी रेट निकालने के लिए सुटेबल बेस लेना होता है तो एक्चुअल ले लीजिए, और अगर आप फिक्स ओवरहेड है तो वहां पे आप नॉर्मल ओवरहेड्स को ले सकते हैं, नॉर्मल बेसिस को ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मतलब जो आप नॉर्मली करते हो। देखो मान लीजिए हमारे हम 10,000 यूनिट नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन इस बार 80% बना है, 8,000 बने हैं, तो 8,000 आपका एक्चुअल हो गया और नॉर्मल हो गया आपका 10,000। और ये आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपने नॉर्मल 10,000 बनाते हो, लेकिन इस बार हमने 120% बनाया, ज्यादा बना लिया नॉर्मल का, तो यहां सपोज करो कैपेसिटी आपकी 20,000 है, नॉर्मली आप 60% पे काम करते हो, तो 12,000 आपकी नॉर्मल कैपेसिटी होगी, लेकिन इस बार आपने 15,000 बना लिया, 15,000 आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। ठीक, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जब रिकवरी रेट टोटल निकाल लिया, रिकवरी रेट हमने निकाल लिया, तो कौन कौन से आपके सूटेबल बेसिस होंगे जिनसे आप रिकवरी रेट टोटल ओवरहेड आपको पता कर लिए, P1 के पता लग गए, P2 के पता लगे, P3 के पता लगे। अब आपको सूटेबल बेसिस लेना है जिसके हिसाब से आपको ओवरहेड को रिकवर करना है। सूटेबल बेसिस में एक आपके डायरेक्ट मटेरियल भी सूटेबल बेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट भी आपका सूटेबल बेस हो सकती है, लेबर कॉस्ट भी आपका सूटेबल बेसिस हो सकती है, लेबर आवर रेट भी आपका सूटेबल बेसिस हो सकता है, मशीन आवर रेट भी आपका सूटेबल बेसिस हो सकता है, और रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी आपका। ये 6 बेसिस है, 6 में से कोई भी आपका सूटेबल बेस हो सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा रेट यूज करना है? क्वेश्चन बता देगा, आपको इंडिकेट दे देगा कि P1 के लिए मशीन आर यूज कर लीजिए, P2 के लिए लेबर आर यूज कर लीजिए, और P3 के लिए ये वाला यूज कर लीजिए। क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर देगा। ठीक, रिकवरी रेट निकलेगा कैसे? अगर आप इसको बेस लेना चाहते हो तो टोटल आपने जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड है टोटल ले लिए, डिवाइड कर दिए उस डिपार्टमेंट का मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल, उससे परसेंटेज में एक रेट आ जाएगा। अगर आप प्राइम कॉस्ट के हिसाब से निकालना चाहते हो तो जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड होंगे उनको आप डिवाइड करो। वो भी एस्टिमेशन है, याद रखना, वो भी कॉस्ट शीट जो हमने बनाई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन शीट, वो भी एस्टिमेटेड है और ये भी एस्टिमेटेड है। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि उसकी उस डिपार्टमेंट की प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, उससे डिवाइड कर लीजिए, या लेबर कॉस्ट से डिवाइड कर लीजिए उस डिपार्टमेंट की, या उस डिपार्टमेंट के टोटल लेबर आर से, या उस डिपार्टमेंट के टोटल मशीन आर से,
या उस डिपार्टमेंट के टोटल आउटपुट से, बस्टेड आउटपुट से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास रिकवरी रेट आ जाएगा। उसी रेट के हिसाब से हम फैक्ट्री ओवरहेड को कॉस्ट शीट का पार्ट बना लेते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ मैंने बताई दिया। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ ए डिपार्टमेंट, बस्टेड डायरेक्ट मटेरियल, जितने भी उस डिपार्टमेंट में मटेरियल यूज हो रहा होगा उससे डिवाइड कर लीजिए। प्राइम कॉस्ट अगर यूज करना चाहते हो तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय उस डिपार्टमेंट की प्राइम कॉस्ट। लेबर आर को यूज करना चाह रहे हो तो टोटल ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की टोटल लेबर कॉस्ट जो डायरेक्ट होगी गिवन होगी क्वेश्चन में, उससे डिवाइड कर लीजिए परसेंटेज में। जब भी रुपीज में निकालना है तो परसेंटेज आएगा। लेबर आर रेट, यहां पर टोटल डिपार्टमेंट के खर्चे ले लीजिए और डिवाइड कर लीजिए उस डिपार्टमेंट के एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपके पास लेबर आर रेट हो जाएगा। मशीन आर रेट आगे दो टाइप का हो सकता है, एक नॉर्मल मशीन आर और एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर। नॉर्मल मशीन आर मतलब जिसमें सर मशीन के खर्चे निकाले जाते हैं, सिंपल सी बात है। टोटल मशीन के ओवरहेड जोड़िए उस डिपार्टमेंट के, उसको एस्टिमेटेड मशीन आर से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास एक नॉर्मल मशीन आर का रेट आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा मशीन आर का एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट भी होता है। देखो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझिए। हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट डिस्कस कर ली है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्लियर है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल ओवरहेड हमारे पास डिपार्टमेंट के P1, P2 के P3 के आगे है। अब हमने उसको सूटेबल बेसिस से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकालना है। सूटेबल बेसिस 6 में से कोई भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। लेबर आर से डिवाइड कर लीजिए तो लेबर आर रेट आएगा फॉर डिपार्टमेंट, और मशीन आर से डिवाइड करोगे तो मशीन आर का रेट आ जाएगा। अब फर्दर आगे ये जो ओवरहेड रिकवरी रेट होता है ना, ये कई बार ब्लैंकेट, कई बार डिपार्टमेंट वाइज रेट भी होता है, कई बार प्लांट वाइज रेट भी होता है। कई बार डिपार्टमेंट वाइज रेट भी होता है और कई बार क्वेश्चन कहता है प्लांट वाइज रेट। यानी कि देखो आपके पास 3 डिपार्टमेंट आगे P1, P2, P3, तीनों का अगर अलग अलग रेट निकाल रहे हो रिकवरी रेट, तो उसको बोलेंगे ये आपका डिपार्टमेंट वाइज रेट है। अगर आपको लगता है कि तीनों डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो है, तो तीनों के खर्चे एक ही रेट से अब्सॉर्ब कर ले, तो वहां पर हम जिसको उस जो रेट कंप्यूट करोगे उसको प्लांट वाइज या ब्लैंकेट रेट का इस्तेमाल करोगे। दैट इज कॉल्ड प्लांट वाइज और ब्लैंकेट रेट का इस्तेमाल करोगे, जिससे आप रिकवरी रेट कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब आप ओवरहेड, देखो इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला ही है, मतलब ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट ही है। आपने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना ली, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने कर ली। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान देना कौन सा मेथड फॉलो करना है, दिया होता क्वेश्चन में। टोटल ओवरहेड निकाल लिया, ओवरहेड को रिकवर करना है आपने रिकवरी रेट से। रिकवरी रेट में 6 में से सूटेबल बेसिस कौन सा होगा, दिया होगा, या तो मशीन आर होंगे या लेबर आर होंगे, यही होते हैं। तो आपने रेट निकाला P1 का, P2 का, P3 का। अब ये तो हो गया डिपार्टमेंट वाइज रेट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट आ गया। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो 3 रेट अलग अलग क्यों कंप्यूट करने हैं, क्यों ना हम एक ही रेट सारे डिपार्टमेंट का निकाल लें, जिसको ब्लैंकेट रेट या प्लांट वाइज रेट बोलते हैं। ध्यान देना, ब्लैंकेट रेट और प्लांट वाइज रेट तभी फॉलो कर सकते हो जब कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि तीनों डिपार्टमेंट का नेचर सेम होना चाहिए, तब ये कॉमन बेस बनेगा। मान लो P1 आपका लेबर इंटेंसिव है, P2 आपका मशीन इंटेंसिव है और P3 फिर आपका लेबर इंटेंसिव है, तो तीनों का सेम बेस कैसे बनेगा? मशीन आर यूज करोगे कॉमन या लेबर आर यूज करोगे, तो तीनों का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट है वो तीनों डिपार्टमेंट से गुजरना चाहिए, तभी जाके आप ब्लैंकेट रेट या प्लांट वाइज रेट का इस्तेमाल करोगे। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है वो P1 में भी जाता है, P2 में भी जाता है और P3 में भी जाता है और सिमिलर सा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ऐसे केस में तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट लगाने से बेटर है एक तीनों डिपार्टमेंट का एक रेट लगा दो, उसी से सारे ओवरहेड चार्ज कर। लेकिन मान लीजिए एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ P1 में जाता है, P2 P3 में जाता ही नहीं है, और दूसरा प्रोडक्ट है जो P2 में जाता है, P3 में जाता नहीं, P1 में भी नहीं जाता, और तीसरा प्रोडक्ट है जो सिर्फ P3 में जाता है, P1 P2 में जाता नहीं है। तो ऐसे केस में आपको तीनों के अलग अलग खर्चे लेने पड़ेंगे, वहां पे आप ब्लैंकेट रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ब्लैंकेट रेट इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन होती है, पहला तीनों डिपार्टमेंट की नेचर सेम होनी चाहिए, और दूसरा तीनों डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट है उस तीनों डिपार्टमेंट से गुजरता हो, तभी आप ब्लैंकेट रेट का इस्तेमाल करोगे। तीनों डिपार्टमेंट का कॉमन रेट कैसे निकालोगे? तीनों डिपार्टमेंट के जो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए हैं जोड़ लीजिए, ठीक है, जो आपने P1 P2 P3 के एस्टिमेट किए आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उनको जोड़ लीजिए, वो टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। उनको आप सूटेबल बेस, चाहे वो मशीन आर हो चाहे लेबर हो, तीनों डिपार्टमेंट का जोड़ लीजिए और उससे आपका एक रिकवरी रेट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट रेट। दोबारा बता देता हूं ब्लैंकेट रेट कैसे कंप्यूट करना है या प्लांट वाइज रेट कैसे कंप्यूट करना है।
तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड जोड़ लेने हैं जो आपने कंप्यूटर की होगी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के P1 P2 P3 के जोड़ लिए। उसको डिवाइड करना आपने कॉमन सुटेबल बेसिस के ऊपर। मान लो लेबर आवर्स है कॉमन सुटेबल बेसिस, तो लेबर आर P1 के उठा लीजिए, P2 के उठा लीजिए, P3 के जोड़ दीजिए। टोटल ओवरहेड को उस लेबर आर से डिवाइड करोगे, जो आपका रेट आएगा वो ब्लैंकेट वाइज रेट आ गया। और मशीन आ रहा है, अगर मशीन आर सुटेबल बेस है तीनों के लिए, तो तीनों डिपार्टमेंट के मशीन आर जोड़ लीजिए और जो भी आएगा सुटेबल उससे डिवाइड कर लीजिए, वो आपका ओवरहेड रिकवरी रेट मशीन आर का आ जाएगा। क्लियर है? तो वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये देखो मैंने यहां पे करके बताया होगा आपको, ये रहा डिपार्टमेंट वाइज रेट। ये देखो आपके P1, ये पेज नंबर 278 पे P1 10 लाख, P2 15 लाख और P3 20 लाख। P1 में मशीन आवर्स है, यहाँ पे मशीन आ रहा है, यहाँ पे मशीन आ रहा है, तो ओवरहेड रेट निकाल लिया आपने अलग अलग। इसको बोला जाएगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। और अगर आप कंबाइन निकालना चाहते हो, आप देखो तीनों के ओवरहेड को कंबाइन कर दिया और तीनों के मशीन आर को भी कंबाइन करके एक रेट निकाल लिया। ये आपका ब्लैकेट वाइज या प्लांट वाइज रेट होगा। ये आपको तभी फॉलो करना है जब आपको क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज आपको फॉलो करना नहीं है। इसके अलावा और कौन से रेट होते हैं? नॉर्मल रेट होते हैं जो आप नॉर्मल निकालते हो, प्री डिटरमिन रेट होता है। नॉर्मल रेट में हम एक्चुअल को लेते हैं, हम कॉस्टिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है? ओवरहेड रिकवरी रेट कितनी टाइप के होते हैं? एक तो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल जिसमें एक्चुअल डाटा लिया जाता है, ओवरहेड भी एक्चुअल लिए जाते हैं और उसका बेस भी एक्चुअल होता है। ये हम कॉस्ट शीट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही एस्टिमेट करना होता है। हम प्री डिटरमिन ओवरहेड रिकवरी रेट का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये वाला है। इसमें हमारे खर्चे भी एस्टिमेटेड होते हैं, बस्टेड। जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हो, नॉट कॉस्ट शीट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हो, वहां पर आपको ओवरहेड को भी एस्टिमेट करते हो और आप ये बेस भी आपका एस्टिमेटेड होता है। तो ये जो रेट आता है आपका, ये आपका प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट आता है। ये प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट है। ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ब्लैंकेट रेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जब आप पूरे डिपार्टमेंट का इकट्ठा, पूरे प्लांट का, पूरी फैक्ट्री का एक इकट्ठा रेट निकाल लेते हो, वो आपका ब्लैंकेट रेट होता है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ये अगर डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हो तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट होगा। क्लियर? ये दोनों प्री डिटरमिन रेट का ही पार्ट है। ब्लैंकेट रेट भी प्री डिटरमिन का ही पार्ट है और ये डिपार्टमेंट वाइज रेट भी प्री डिटरमिन ओवरहेड रिकवरी रेट का ही पार्ट है। तो इसका मतलब सर ये हो गया, ये एक्चुअल हो गया, ये प्री डिटरमिन हो गया। प्री डिटरमिन ये भी हो सकता है और प्री डिटरमिन ये भी हो सकता है। अगर प्री डिटरमिन रेट डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हो तो इस डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, खर्चे भी डिपार्टमेंट के एस्टिमेट करोगे, बेस भी डिपार्टमेंट का एस्टिमेट करोगे। और अगर पूरी फैक्ट्री का, पूरे प्लांट का इकट्ठा निकालना चाहते हो तो खर्चे भी, एस्टिमेशन भी पूरी फैक्ट्री के खर्चे, तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे ऐड होंगे और बेस भी तीनों का एस्टिमेटेड जो बेस होगा वो तीनों डिपार्टमेंट का ऐड होगा। क्लियर है? क्या कर दिया? चलिए नेक्स्ट आइए यहां पर। इसके अलावा मशीन रेट ना दो तरीके का होता है। इसके अलावा जो मशीन आर रेट होता है, मशीन आर रेट, वो दो तरीके का आता है। एक डायरेक्ट मशीन आर रेट, एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। डायरेक्ट मशीन आर रेट में हम सिर्फ क्या करते हैं, मशीन के खर्चे करते हैं, जो हम अभी तक कर रहे थे डायरेक्ट था। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट क्या होता है? जिसमें हम सारे खर्चे मशीन से रिलेटेड सब ले लेते हैं और एक रेट कंप्यूट कर लेते हैं, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट बोलते हैं, जिसमें एवरीथिंग अलग से आता है। तो आपको मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालने का। इसमें क्या करते हैं, मशीन ही खुद से एक फैक्ट्री होती है और उससे जुड़े हुए सारे खर्चे हम टोटल करते हैं और टोटल मशीन आर से डिवाइड कर देते हैं, उसे एक ही रेट आ जाता है। कोई डिपार्टमेंट वाइज रेट नहीं है, मशीन ही एक डिपार्टमेंट है और उसका एक रेट कंप्यूट कर देते हैं, वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट आता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? पहले हम मशीन से रिलेटेड पर्टिकुलर पीरियड के सारे खर्चे जोड़ देंगे। मशीन से रिलेटेड पर्टिकुलर पीरियड के सारे खर्चे जोड़ देंगे। कैसे? मशीन के दो तरीके खर्चे, तीन तरीके खर्चे होंगे, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस और तीसरा सेमी वेरिएबल खर्चे होते हैं।
बट हम लोग बेसिकली स्टैंडिंग और वेरिएबल में बांटते हैं सारे खर्चों को। अगर आपको बांटना नहीं आता तो आप बिना किसी हेडिंग के भी खर्चे ले सकते हो, जैसे हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में किया था, सर्विस कॉस्टिंग में किया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट, पर्टिकुलर पीरियड के उस मशीन के सारे खर्चे, बेसिकली होता तो ये भी एस्टिमेटेड ही है, उस पर्टिकुलर पीरियड के उस मशीन से जुड़े हुए सारे खर्चे ले लेने। जैसे स्टैंडिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन सर स्टैंडिंग है वेरिएबल है, डिपेंड करता है। अगर डेप्रिसिएशन टाइम पर बेसिस है तो स्टैंडिंग है, यूसेज पर बेसिस है तो वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन ले ली, रेंट ले लिया उस पीरियड का, मंथली दिया तो मंथली, हाफ ईयरली दिया तो हाफ ईयरली, एनुअली दिया तो एनुअली। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ले लिया आपने, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, ठीक, सुपरविजन चार्जेस हो गया मशीन के, लाइटिंग चार्जेस हो गया, अदर चार्जेस हो गए, ये आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए एक मशीन के। कई बार ना कई सारी मशीनों के दे रखे होते हैं, तो डिवाइड करके एक मशीन का निकाल के कर लीजिए, ठीक। उसके बाद रनिंग चार्जेस, एक मशीन के पावर चार्जेस कितने हैं और एक मशीन के लेबर चार्जेस कितने हैं, इस तरीके से टोटल रनिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। करोगे तो टोटल मशीन के खर्चे आ जाएंगे। ध्यान रखा करो, कई बार दे रखा होता है कि चार मशीनें तो एक मशीन के खर्चे लेने होंगे आपको। या मान लीजिए ऐसा दिया होता है कि एक लेबर है तो 4 मशीनों पे काम कर रही है, तो उसमें लेबर के खर्चे 4 मशीनों में डिवाइड होंगे। तो आपने यहाँ जो खर्चे लेने हैं सिंगल मशीन के लेने हैं। या रेंट दे रखा होता है, उसमें रखा होता है इसमें 8 मशीनें आ जाती हैं, आपकी मशीन इतना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो रेंट ज्यादा एरिया का दे रखा होता है, तो आपकी मशीन जितना स्पेस ऑक्यूपाइज होती है उसके हिसाब से आपको निकालना होता है। तो वो टोटल आपके इतने खर्चे आ जाएंगे। मशीन उस पीरियड में कितने घंटे चलेगी, इफेक्टिव आवर्स, वर्क कस्टमर के लिए कितने घंटे चलेगी, उसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट आ जाएगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में मशीन उस कस्टमर के लिए कितने घंटे चलेगी उसे डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी लेबर चार्जेस निकालने में। लेबर चार्जेस में जानकारी दी होती है कि एक लेबर है वो 3-4 जगह पे काम कर रहा है, तो आपको ध्यान से उसके खर्चे एलोकेट एक मशीन के निकालने होंगे, ठीक है। जैसे एक वर्कर है वो 3 या 4 मशीनें हैं, उस पर 2 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक, या एक मशीन 4 वर्कर को हैंडल कर रहा है, सॉरी एक वर्कर 4 मशीनों को हैंडल कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि एक मशीन के ऊपर 4 वर्कर लगे हुए हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान से स्टडी करना है और देखना है कि एक वर्कर के कितने हैं। और कई बार इसमें वो भी दे रखा होता है कि उसकी बेसिक वेजेस है, उसको बोनस मिलेगा, वो सब। तो लेबर आर के खर्चे आपको ध्यान से कैलकुलेट करने हैं। दूसरा, रेंट में पॉइंट दे रखा होता है कि रेंट है वो एक पर्टिकुलर एरिया का दे रखा होता है और बता रखा होता है कि एक मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाइड करती है, तो आपने उस मशीन का ही निकालना है, जितना वो एरिया ऑक्यूपाइड करेगी उसका निकालना है। एक और पॉइंट आता है, कई बार होता है कि 8 मशीनें हैं, काम 6 ही कर रही हैं, 2 खाली पड़ी हैं, तो ऐसे केस में आपने वो 8 मशीनों का खर्चा इकट्ठा निकाल लेना है और 8 मशीनों के कॉम्प्रिहेंसिव मशीन इफेक्टिव आवर से डिवाइड कर लेना। चलेंगी तो 6 ही, लेकिन खर्चे सारी मशीनों के इकट्ठे कर लेना। वहां फिर सिंगल मशीन के चक्कर में मत पड़ना। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है ना कि 8 मशीन है और एट ए टाइम 6 ही चलती है, तो आपने वो 8 मशीनों के खर्चे कैलकुलेट करने, और क्योंकि चलती 6 है तो आपके फिक्स खर्चे भी 8 मशीनों के आएंगे, रनिंग एक्सपेंसेस 6 मशीनों के आएंगे, और आपके जो इफेक्टिव आएंगे वो भी 6 मशीनों के आएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको बोला कि आपको हर मशीन का अलग अलग निकालना है। अगर 10 मशीनें दी है तभी एक मशीन का खर्चा फिक्स कॉस्ट ले लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड की, और एक मशीन का ही रनिंग एक्सपेंसेस ले लीजिए, टोटल कर लीजिए, और उसी मशीन के उस पीरियड के इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास मशीन कॉस्ट आ जाएगी, पर आवर मशीन का रेट आ जाएगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस है कि यहां पर निकालते समय आपको लेबर आवर और रेंट को, लेबर के खर्चे और रेंट को ध्यान में रखना है। कई बार सुपरवाइजर का भी दे रखा होता है, एक सुपरवाइजर है वो 6 मशीनों पे ध्यान रख रहा है, तो उसके खर्चे उसके मुताबिक अपोर्शन करने होंगे, ठीक है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें दे रखा होता है, मैंने आपको यहां बोला कि सिंगल मशीन के खर्चे कैलकुलेट करने हैं, सिंगल मशीन की आवर्स लेने हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको दे रखा हो कि आपके पास 8 मशीनें हैं और एट ए टाइम 6 मशीनें चल रही हैं, तो आप वहां पे सिंगल मशीन का खर्चा नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है, मशीन का रेट निकालने के लिए फिक्स खर्चे 8 मशीनों के लीजिए, रनिंग खर्चे 6 मशीन के लीजिए, क्योंकि चल तो 6 ही रही है एट ए टाइम, तो फिक्स खर्चे उस पीरियड के 8 मशीनों के ले लीजिए, और जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो 6 मशीनों के ले लीजिए। टोटल आपकी मशीन कॉस्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर पीरियड की, कितनी मशीनों की, 6 मशीनों की, 8 मतलब टोटल सारी मशीनों की आ जाएगी। डिवाइड कर लीजिए इफेक्टिव मशीन आवर से, कितनी मशीनों की मशीन आवर निकालोगे, 6 की निकालोगे, क्यों चल तो 6 ही रही है, तो उससे आपका जो रेट आ जाएगा वो आपका मशीन आवर
रेट कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना, इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब होता है कि मशीन के पास टोटल आवर्स चलने को कितने और कितने आवर्स वो खाली रहेगी, कितने आवर्स उसका सेटअप होगा। ये इतने घंटे कस्टमर के लिए मशीन चलेगी, इतने घंटे कस्टमर के लिए मशीन काम करेगी। टोटल मशीन आवर ये आपके टोटल हो गया। इसमें जो खाली टाइम है, आइडल टाइम, वो माइनस कर दिया आपने, सेटअप टाइम भी आपने माइनस कर दिया। जो आया वो आपके इफेक्टिव मशीन आवर्स होंगे, इनसे डिवाइड करना है। यानी कि इतनी देर तो मशीन प्रोडक्टिव ही नहीं है, कस्टमर के लिए काम ही नहीं कर रही है, इनको माइनस कर देना। टोटल मशीन आवर इतने हैं, उसमें से जितने घंटे मशीन वर्कर के लिए कस्टमर के लिए काम नहीं करेगी उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपकी इफेक्टिव मशीन आएंगे, इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब सेटअप टाइम के बारे में, कई बार सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होता है और कई बार सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव होता है। अगर तो सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर आप इसको माइनस नहीं करोगे। उस केस में भी जो सेटअप टाइम है वो कस्टमर के लिए यूज हो रहा है, फिर आप सिर्फ आइडल टाइम माइनस करोगे, और अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो दोनों माइनस करोगे। ठीक है, देखो इफेक्टिव आवर अगर मशीन सेटअप टाइम भी प्रोडक्टिव है तो टोटल मशीन आवर में से सिर्फ आइडल टाइम माइनस करोगे, ये आपके इफेक्टिव आवर्स निकल जाएंगे। सेटअप टाइम माइनस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सेटअप टाइम के दौरान भी मशीन कस्टमर के लिए काम कर रही है, तो वो आवर्स माइनस नहीं होंगे। और मान लीजिए अगर सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है तो मतलब सेटअप टाइम के दौरान प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कस्टमर के लिए मशीन काम नहीं कर रही है, कस्टमर उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा, तो देयरफॉर हम कस्टमर को तो सब कुछ चार्ज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल मशीन आवर में से दोनों को, आइडल टाइम को भी और सेटअप टाइम को भी माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इतने आवर्स, और इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तब है जब आपका सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव होगा। नेक्स्ट, आगे सेटअप टाइम में क्या होता है, कई बार पावर कंज्यूम होती है सेटअप टाइम में, और कई बार पावर नहीं कंज्यूम हो रही होती है। अगर पावर कंज्यूम हो रही है तो पावर में सेटअप टाइम के खर्चे ले लो, ठीक है, और अगर पावर नहीं कंज्यूम हो रही है तो पावर में सेटअप टाइम के खर्चे नहीं लेंगे, सिर्फ रनिंग टाइम के ले लेंगे। सिंपल सी बात है। कई बार सेटअप टाइम क्वेश्चन में लिखा होता है कि पावर सेटअप टाइम के अंदर कंज्यूम हो रही है, और कई में लिखा होता है नहीं कंज्यूम हो रही है। अगर कंज्यूम हो रही है तो सिंपल है, फिर तो आप रनिंग टाइम की पावर के खर्चे लोगे, साथ में सेटअप टाइम के भी ले लोगे खर्चों में। और अगर पावर सेटअप टाइम में कंज्यूम नहीं हो रही है तो सिर्फ रनिंग टाइम के ही खर्चे लोगे, इलेक्ट्रिसिटी के, पावर के, सेटअप टाइम के नहीं लोगे। टोटल खर्चे जोड़ दीजिए, डिवाइड कर लीजिए इफेक्टिव आवर से, जो भी आपके आएंगे उससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकल आएगा। ये देखिए टोटल मशीन ओवरहेड फॉर द मंथ दे दिया 12 लाख, जिसमें स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस दोनों है। टोटल मशीन आवर फॉर द मंथ आपके 2500 है। टोटल मशीन आवर आपके कितने हैं? 2500। आइडल टाइम इसमें 400 है और सेटअप टाइम ड्यूरिंग द मंथ 100 है। कंप्यूट मशीन आवर रेट इन द फॉलोइंग केसेस, सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव और सेटअप टाइम इज नॉट प्रोडक्टिव। तो आप देखो 12 लाख के खर्चे हैं। अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो आइडल आवर्स कितने हो गए आपके? सिर्फ 400 ही हुए। 400 माइनस कर दीजिए, आप 12 लाख को 2100 से डिवाइड करोगे। और अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव नहीं है तो ये भी वेस्ट हो गया, ये भी वेस्ट हो गया। इसका मतलब 2500 में से 500 माइनस कर दीजिए, 2000 से डिवाइड करोगे, ये आपका मशीन आवर कॉम्प्रिहेंसिव रेट आ जाएगा। क्लियर? अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी, ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या देखो, अब आपने ओवरहेड तो रिकवर कर लिया, रिकवरी रेट निकाल लिया, आपने ओवरहेड को रिकवर कर लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि आप ज्यादा रिकवर कर लो और कम रिकवर कर लो, तो जो डिफरेंस आएगा रिकवरी से, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपने? अब बोलोगे समझ में नहीं आया। देखो, आपने रिकवरी कर ली, ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल लिया, आपने उस रिकवरी रेट के हिसाब से पूरे साल में ओवरहेड रिकवर कर लिए। सपोज करो आपने 10,000 आपके मशीन आवर्स है और इस हिसाब से आपने 100 रुपीज का रिकवरी रेट था आपका, तो पूरे साल में 10,000 एक्चुअल मशीन आवर्स आपके 10,000 हुए, तो आपने एक्चुअल मशीन आवर के हिसाब से उसकी रिकवरी कर दी होगी। तो पूरे साल में 10 लाख के ओवरहेड आपने रिकवर कर लिए। रिकवर करने का मतलब कॉस्ट में ऐड कर दिए। एक्चुअल में आपके खर्चे पूरे साल के हुए 8 लाख, तो आपने 2 लाख की ओवर रिकवरी कर दी, आपने ज्यादा खर्चे कॉस्ट में ऐड कर दिए। या फिर 10 लाख के आपने टोटल खर्चे रिकवर किए। रिकवर करने का मतलब रिकवरी रेट पहले से पता था, एक्चुअल में जितने मशीन आवर्स हुए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इतने खर्चे आपने कॉस्ट में ऐड कर दिए, और असल में आपके खर्चे हुए 12 लाख। 3 लाख आपने असल में, जब साल का अंत हुआ, साल के दौरान आपने 10 लाख खर्चे
वो रिकवरी रेट के हिसाब से कॉस्ट में ऐड कर दिए। लेकिन जब आप एंड में देखते हो कि आपके असल में खर्चे हुए 13 लाख, तो आप यू रियलाइज कि 3 लाख की तो आपकी अंडर रिकवरी होगी, आपने तो खर्चा कम चार्ज कर दिया। तो ये जो 2 लाख या 3 लाख है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी कितनी। आइए, मीनिंग ऑफ अंडर रिकवरी, जब आपकी एक्चुअल ओवरहेड मोर देन रिकवर्ड ओवरहेड होंगे तो आपको हम क्या बोलेंगे उसको? दैट इज द केस ऑफ अंडर रिकवरी। और जब आपकी ओवर रिकवरी का मतलब क्या होगा? जब आपके रिकवर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कि ये दिस इज द केस ऑफ ओवर रिकवरी। ठीक, एग्जांपल देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक P1 है, एक P2 है। एस्टिमेटेड ओवरहेड है कि 10 लाख होंगे और 15 लाख होंगे। एस्टिमेटेड लेबर आर है 1 लाख और 2 लाख। एक्चुअल आवर्स फॉर द पीरियड इतने हैं, पीरियड मतलब पूरे जितना भी पीरियड है उसका, ठीक है। और ये एक्चुअल ओवरहेड है। आपको पता करना है कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कितनी है। ध्यान देना, सबसे पहले ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड 10 लाख है P1 का, आपके एस्टिमेटेड लेबर आ रहा है वो दे रखा है, तो आपके पास रिकवरी रेट आ गया 10 पर आवर। ठीक, और सिमिलरली P2 का निकालेंगे। P2 का आपका एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? सॉरी, एस्टिमेटेड ओवरहेड ही लेने होते हैं। P2 के आपके एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 15 लाख। और आपके एस्टिमेटेड लेबर आर कितने हैं? 2 लाख। तो आपने रिकवरी रेट P2 का निकाल लिया 75। ये रिकवरी रेट आपने ओवरहेड रिकवरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना के निकाल लेना, निकल गया। अब जब आप रिकवर करोगे तो जितने जितने घंटे मशीन यूज होगी, जितने जितने घंटे लेबर काम करेगी, उसके हिसाब से रिकवरी हो जाएगी। अब ओवरहेड रिकवर कितने हुए? आपने एक्चुअल लेबर आर ने P1 में काम किया 80,000, P2 में 22,500 काम किया, तो इन्हीं के हिसाब से रिकवरी हुई होगी 10 रुपए पर आवर के हिसाब से। एक्चुअल में P1 में प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट में 80,000 लेबर आवर्स का काम हुआ है, तो जितने लेबर आवर का काम हुआ होगा उसे रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो आपका ओवरहेड रिकवर आ गया 8 लाख। P2 में टोटल 2,25,000 लेबर आवर्स का काम हुआ है पूरे पीरियड में, और आपका रिकवरी रेट आपका 7.5 है, तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया होगा, तो दिस इज ओवरहेड रिकवर्ड। ये आपके ओवरहेड रिकवर्ड हो गए। अब इनको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल के साथ, तभी पता चलेगा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। कैलकुलेशन ऑफ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। 8 लाख P1 के खर्चे हैं, P2 के इतने खर्चे रिकवर्ड हुए हैं जो आपने कॉस्ट का पार्ट बनाया है। लेकिन जब साल का अंत हुआ, हमने देखा कि P1 के खर्चे तो सिर्फ 12 लाख है, तो देयरफॉर 4 लाख की यहां पर क्या आ गई? अंडर रिकवरी आ गई। सिमिलरली जब हमने P2 का देखा कि ओवरहेड रिकवर तो इतने हो गए, लेकिन हमारे एक्चुअल ओवरहेड P2 के हुए 14 लाख, तो यहां पर क्या आ जाएगी? आपकी ओवर रिकवरी आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। पहले रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लो, फिर आप पता करो कि ओवरहेड रिकवर्ड कितने हुए। जब आप ओवरहेड रिकवर्ड करोगे ना, तो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर, लेबर आवर एक्चुअल लेने हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से रिकवरी हुई होगी इनटू जो आपने रिकवरी रेट का इस्तेमाल किया। उससे आपको पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड रिकवर्ड कितने हुए। फिर आप उनको कंपेयर करोगे कि आपके एक्चुअल ओवरहेड उन डिपार्टमेंट के पूरे साल के कितने हुए हैं, साल के अंत में जाके पता चल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो ऐसे तो 3 ट्रीटमेंट है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। इस केस में हम ये वाली ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। एक तो एक अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड कर दो, कॉस्टिंग पीरियड में ले जाओ। दूसरा ये भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी स्मॉल अमाउंट की है, अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी स्मॉल अमाउंट की, छोटी मोटी अमाउंट की है, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीरियड। अगर अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन एंड एबनॉर्मल रीजंस, तो भी आप कॉस्टिंग पीरियड में ले जाओगे। लेकिन अगर अदर कारणों से हुआ है तो उसके केस में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की ट्रीटमेंट सप्लीमेंट्री रेट से हम करेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी। अगर तो छोटी मोटी अमाउंट है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, सर छोटी मोटी का मतलब क्या क्वेश्चन में दिया होगा, स्मॉल अमाउंट है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, फिर तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस्टिंग पीरियड में ले जाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ज्यादा कर लिया कोई बात नहीं, कम हो गया कोई बात नहीं, अगली बार का अगली बार देखेंगे, इस बार हम उसको कॉस्टिंग पीरियड में अपना लॉस या इनकम ट्रीट कर लेंगे। अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से गलत एस्टिमेशन कर लिया आपने, या कोई अबनॉर्मल स्ट्राइक होगी या कोई और अदर अबनॉर्मल रीजन की वजह से आपके पास अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है, तो इसको भी हम कॉस्ट शीट में एडजस्ट नहीं करेंगे, ये भी हमारी लॉस या इनकम वट एवर द केस पीएनएल में, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बाकी के केसेस में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जेन्युइन कारण की वजह से हुई होगी,
हो सकता है कि प्राइस महंगी हो गई हो, मटेरियल महंगा हो गया हो, लेबर महंगी हो गई हो, जिसकी वजह से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है, या सस्ता हो गया हो, दोनों केस, तो वहां पर हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस सप्लीमेंट्री रेट? सप्लीमेंट्री रेट पहले निकालने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हुई कितनी है। इसके दो तरीके हैं। एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए, उसमें से माइनस करो जो ओवरहेड एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुए वो हटा दीजिए, ये हो गए। उसमें से जितने आपने देखो आपको इनके साथ ही कंपेयर करना है। ये जो ओवरहेड है ये तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, ये तो सीधे ही कॉस्टिंग पीरियड में ले जाओ, ये तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड ले लिए, जितने भी आपके एक्चुअल दिए हैं उसमें से माइनस कर लीजिए, जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गया या कुछ राइट ऑफ कर दिया या कुछ आग लग गई उसकी वजह से आपको ये हुआ है, तो आपके एक्चुअल ओवरहेड में से ही माइनस कर दीजिए। ये आपके एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड्स हो गए, एक्चुअल नॉर्मल, अब नॉर्मल हटा दिए और फिर उनको आप कंपेयर कर लो रिकवर्ड ओवरहेड के साथ, आपको अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी मिल जाएगी, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी, ठीक है, फॉर सप्लीमेंट्री रेट। इसका सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपका एक्चुअल ओवरहेड ले लीजिए, उसमें से रिकवर्ड ओवरहेड सीधा माइनस कर दीजिए, आपके पास अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी, उसमें से अंडर रिकवरी जो अब नॉर्मल रीजन वाली माइनस कर दी है, ये आएगा जिसका सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एक्चुअल ओवरहेड ले लीजिए, स्टडी मटेरियल में ये वाला मेथड दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला एक्चुअल ओवरहेड ले लीजिए, उसमें से जितने आपने रिकवर किए हैं, एक्चुअल ओवरहेड गिवन होंगे क्वेश्चन में, टोटल इतने हैं, उसमें से जितने आपने रिकवर किया वो माइनस कर दीजिए। माइनस कर दोगे तो आपके पास अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी। अब जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी एबनॉर्मल रीजन की वजह से आई है वो हटा दीजिए, इसको तो सीधा कॉस्टिंग पीरियड में लेके जाएंगे, और जो बाकी का बचेगा उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले आपको एक्चुअल ओवरहेड एस्टिमेट करने हैं, कितने हुए, चाहे नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी सब ले लीजिए, उसमें से जितने ओवरहेड आपने रिकवर किए हैं रिकवरी रेट के हिसाब से वो माइनस कर दीजिए, आपके पास अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की अमाउंट आ जाएगी। उसमें से जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, जो भी स्ट्राइक हो गया या कोई मटेरियल ऑब्सोलीट हो गया या आग लग गई, उसकी वो हटा दीजिए, जो वो तो कॉस्टिंग पीरियड में जाएगी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। जो बाकी की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी होगी, जो बाकी की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी होगी, उसको आप कहां ट्रीट करोगे, उसको ट्रीट करोगे सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू, आप उसको ट्रीट कर लोगे, उसको आप सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू ट्रीट कर लोगे, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा, अंडर रिकवरी का केस है अगर, और अगर ओवर रिकवरी का केस है। अगर अंडर रिकवरी का केस है तो मतलब हमने कॉस्ट में खर्चे जोड़ने हैं, अंडर रिकवरी का मतलब हमने कॉस्ट में खर्चों को ऐड करना है, और ओवर रिकवरी का मतलब हमने ज्यादा चार्ज कर दिया तो माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखो अंडर रिकवरी का मतलब सप्लीमेंट्री रेट निकाल लीजिए। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा, आप कितने अंडर रिकवरी आई ओवर रिकवरी आई है वो न्यूमिनेटर में ले लीजिए, अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आपकी न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लीजिए, तो पर यूनिट अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आ जाएगी, सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितनी अमाउंट की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है जिसका हमने सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, डिवाइडेड कर दीजिए कितने यूनिट आपने पूरे पीरियड में प्रोड्यूस किए हैं। अगर कोई WIP में उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स ले लो, और अदरवाइज जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उनसे डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट का सप्लीमेंट्री रेट आ जाए। अंडर रिकवरी हुई है, कॉस्ट बढ़ा दीजिए, ओवर रिकवरी हुई है, कॉस्ट कम कीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगा अंडर रिकवरी में, फिनिश्ड गुड्स डेबिट होंगे, और WIP डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल, जो माल बिक गया मल्टीप्लाई बाय सप्लीमेंट्री रेट। फिनिश्ड गुड्स, जो माल बन गया लेकिन बिका नहीं है फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मल्टीप्लाई कर दो विद सप्लीमेंट्री रेट, यहां आ जाएगा। और जो WIP में गुड्स पड़े हुए हैं उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये खर्चा आप देखोगे अंडर रिकवरी कॉस्ट में ऐड होगी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। और ओवर रिकवरी हुई है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर एट 50 पर आवर, ये आपका रिकवरी रेट ऑलरेडी गिवन है। एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर द पीरियड इज 10,000, यानी कि जो आपके ओवरहेड रिकवर होंगे 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करके आएंगे, 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू नो कि ओवरहेड रिकवर्ड कितने हुए, ठीक है। 10,000 इंटू 50 ओवरहेड रिकवर आ जाएंगे। एक्चुअल ओवरहेड इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज 7 लाख, 50% ऑफ ओवरहेड
अंडर रिकवर्ड इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। तो पहले हम निकालते हैं कि कितने का सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। अब देखो एक्चुअल ओवरहेड्स आए हैं 7 लाख गिवन है, रिकवर्ड कितने हुए 10,000 इंटू 50, 5 लाख के रिकवर हुए, 2 लाख की आपकी अंडर रिकवरी हुई, इसमें से 50% एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ। तो 50%, हाँ 50% इसमें से एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, ये कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। बाकी 50% ड्यू टू अदर रीजन, ये बाकी का 50% ड्यू टू अदर रीजन आ जाएगा। ये इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। अब इसको डिवाइड करना है जितने यूनिट कंप्लीटेड यूनिट प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग दैट ईयर, उसके बारे में नीचे यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, यूनिट सोल्ड 8,000 एंड 5,000 यूनिट आर इन WIP जो 40% कंप्लीट है। देखो कंप्लीट यूनिट प्रोड्यूस हुए 10,000, इसी में 8,000 बेच दिए और 2,000 बचे हुए हैं, तो 8,000 और प्लस 2,000 10,000 ये कंप्लीट यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। 10,000 कंप्लीट यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और 5,000 40% है, तो इनके इक्विवेलेंट कितने हो गए 2,000 ही हो गए। 5,000 WIP में है जो कि 40% कंप्लीट है। 40% कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, अब पढ़ के आए हो प्रोसेस कॉस्टिंग पता है आपको, तो इसके 2,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स आके कंप्लीट, तो 2,000 ये हो गया, 10,000 वो गया, टोटल 12,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रेट आ गया 8.33 पर इक्विवेलेंट यूनिट सप्लीमेंट्री रेट। अब क्योंकि अंडर रिकवरी का केस है तो अब कॉस्ट को बढ़ाएंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे। जो माल बिक गया, देखो जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से था वो तो सीधे हमने कॉस्टिंग पीरियड में डाल दिया, जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से था वो तो सीधे ही हमने कॉस्टिंग पीरियड में डाल दिया। और बाकी का देखो 8,000 10,000 बनाया, 10,000 में से 8,000 बिक गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दीजिए, 8,000 इंटू 8.33 ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, क्योंकि जो माल बिका होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में उसके खर्चे ऐड हुए होंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दीजिए। जो गुड्स बन गया लेकिन बिका नहीं है वो फिनिश गुड्स में गया होगा, तो फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऐड कर दीजिए, 2,000 इंटू 8.33 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और जो WIP में माल पड़ा हुआ है उसमें कॉस्ट ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा WIP कंट्रोल अकाउंट 5,000 का 40% 2,000 आएगा, 2,000 इंटू यहाँ पे 5,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2,000 से मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे 8.33, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इतना आ जाएगा। ठीक, दिस इज द केस ऑफ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, पेपर में फैक्ट्री ओवरहेड ही आएगा, ठीक है, पेपर में फैक्ट्री ओवरहेड तक ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाद वाला तो फालतू की जानकारी है, जस्ट सुन लो एक बार, पेपर में मेरी बात सुन के चले ना बस, उससे ही पढ़ने, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ, अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का ओवरहेड तो 3 टाइप के होते हैं, तो अभी तक तो फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एक कॉमन सा ट्रीटमेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आप बांट दीजिए प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट में, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एग्जिस्टेंस को खत्म कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ट्रीट करने के, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ट्रीट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स, मोस्ट मतलब 3 मेथड में से कौन सा पहला, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या तो प्रोडक्शन के लिए हो रही होती है या सेलिंग के लिए हो रही होती है, तो आप क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर पोर्शन ओवर प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट। क्योंकि रीजन सिंपल है कि ये खर्चे दोनों के बेनिफिट के लिए हो रहे होते हैं, इसलिए इनके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, तो इनको अलग से हेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आप बांट दीजिए प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट में, और देयरफॉर ईच डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज विद प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सेम। तो अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितना प्रोडक्शन को बेनिफिट दे रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड कर दीजिए, और जितना सेल को बेनिफिट दे रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड में ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, और इसकी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? और एज ए रिजल्ट फिर उनके रिकवरी रेट तो फैक्ट्री के तो फैक्ट्री ओवरहेड के तो निकालने आती है, सेलिंग के हम आगे जाके सीख लेंगे, तो इस तरीके से कर लोगे। दूसरा, हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं, सेल से कोई संबंध नहीं, ठीक है, उसमें तो ज्यादातर फिक्स कॉस्ट होती है, तो कहते हैं कि उसको कस्टमर को चार्ज मत करो, सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ, वो भी दूसरा तरीका है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। द रीजन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड देयरफॉर आर नॉट डायरेक्टली आइदर कंसर्न विद प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कहता है तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पॉलिसी फॉर्मेशन से है, इसका रिलेशन ना तो प्रोडक्शन से है ना सेल डिपार्टमेंट से है, तो कहते हैं कि देयरफॉर इसको हम कहीं पर नहीं बांटेंगे। सेकेंडली
और अगर मान लो है भी रिलेटेड तो हमें पता ही नहीं कि आप ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट दे रहा है और सेलिंग डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट दे रहा है, तो इस वजह से हम उसको अपोर्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा, ये खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं। तो 3 कारण बताए हैं जिसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्टिंग पीरियड में भी चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर को ट्रांसफर ही नहीं करते। पहला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसी के लिए काम नहीं करता है, तो पॉलिसी फॉर्मेशन का खर्चा है, ना इसका संबंध प्रोडक्शन से है ना सेलिंग डिपार्टमेंट से है, इसलिए हम इसको अपोर्शन नहीं करेंगे। दूसरा, अगर मान लो पोर्शन करने की बात भी आती है तो सूटेबल बेस पता करना कि किस रेशियो में पोर्शन करेंगे वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और तीसरा, क्योंकि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं इसलिए पोर्शन करना और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों को उठा के कॉस्टिंग पीएनएल में सीधा ट्रांसफर कर दो। तीसरा तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट एट रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेट किया है वैसे उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का सेपरेट रिकवरी रेट निकाल सकते हो और उसके लिए सूटेबल बेस आपका ये हो सकता है। जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाला वैसे दिस मेथड कंसीडर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन एंड सेल एंड एज सच कॉस्ट रिलेटिंग टू फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन आर टेकन एज ए सेपरेट चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ द जॉब ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए उसके लिए अलग से आपको रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड का निकाला है वैसे हम इसका निकाल लेंगे और इनमें से कोई भी आपका सूटेबल बेस हो सकता है। दिस इज हाउ हम उनको डील कर सकते हैं। 3 तरीके बता दिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्या करोगे। पहला तरीका तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को या तो प्रोडक्शन में बांट दीजिए या सेल में बांट दीजिए कोई सूटेबल बेसिस के ऊपर, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की खत्म ही हो जाएगी। दूसरा तरीका, नहीं ऐसा नहीं करना, कॉस्टिंग पीरियड में ले जाओ कि उसके 3 कारण उसने बता दिए। पहला कारण ये तो बता दिया कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का खर्चा है तो इसलिए प्रोडक्शन और सेल्स से उसका रिलेशन ही नहीं है। दूसरा, मान लीजिए अगर रिलेशन है भी है तो उसको बांटोगे कैसे वो पता ही नहीं है। तीसरा, सुटेबल बेसिस नहीं पता आपको। तीसरा, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं इसलिए बांटना सुटेबल नहीं है, तो इस वजह से हम उसको कॉस्टिंग पीरियड में ले आएंगे। और थर्ड केस है, हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे एक सेपरेट खर्चा है और कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, तो उसके लिए सेपरेटली कॉस्ट का पार्ट ऐड होना चाहिए कॉस्ट शीट में, तो इसलिए उसके लिए रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और रिकवरी रेट उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेट किया था। और दीज आर द सुटेबल बेसिस। ठीक, उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे करना है, सिंपल सी बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्लासिफाई कर दीजिए फंक्शन के हिसाब से, बजट के थ्रू कंट्रोल कर लीजिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो खर्चे होते हैं जो इनकर्ड किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द मार्केटिंग एंड सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्च होते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये सेल के खर्चे हो गए। ऑन द अदर हैंड रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ द गुड्स, मतलब सेलिंग के खर्चे अलग बता दिए और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अलग बता दिए। सेलिंग के खर्चे क्या होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द मार्केटिंग एंड सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सेल को प्रमोट करने के लिए होता है। मार्केटिंग एंड सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे होंगे वो सेलिंग होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे क्या होंगे, जो गुड की डिलीवरी और डिस्पैच के ऊपर खर्चा हो, तो ये खर्चे होंगे। इनकी अकाउंटिंग क्या होगी, एज इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इनके लिए भी इनकी अकाउंटिंग करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए तो इजी होता है, इसलिए हमने डिटेल में फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की रिकवरी रेट कंप्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है, इजी नहीं होता। ठीक, तो एज इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इट इज नॉट इजी टू डिटरमिन द एंटायरली सैटिस्फैक्टरी बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द ओवरहेड रेट फॉर अब्सॉर्बिंग सेलिंग ओवरहेड्स। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है कि रिकवरी रेट निकालोगे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिकवरी रेट निकालने के लिए इतने सारे बेस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में तो अदर 2 ट्रीटमेंट भी है, कॉस्टिंग में डाल दो या उसको उठा के सेलिंग का पार्ट बना दो आधा और रिमेनिंग आप फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर लिया और दोनों के रिकवरी रेट निकाल लीजिए। तो अगर आप इसका रिकवरी रेट भी निकालते हो तो बड़े सारे सूटेबल बेसिस है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिकवरी रेट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। सेल वैल्यू भी हो सकता है रिकवरी रेट, सेम तरीके से आप रिकवरी रेट निकाल लीजिए जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए निकाला था। ठीक, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उतना इजी नहीं होता जितना फैक्ट्री ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट कैलकुलेट करना होता है। सेल बेस हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिस हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकता है, तो कई सारे बेसिस यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से खर्चे कैसे कैसे बांटने हैं उसका बेसिस दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें बेसिस दिया होता है कि ये खर्चे आपको इस तरीके से बांटने हैं। ठीक है, और इनको कंट्रोल कैसे करना है, कंपेयर विद पास्ट परफॉर्मेंस कर लो,
जो पास्ट में पिछले साल आपने खर्च किया था और जो आपने इस बार खर्च किया उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हो। बजट बना के कंट्रोल कर सकते हो और स्टैंडर्ड फिक्स करके भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप इन तरीकों से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों को कंट्रोल भी कर सकते हो। पहला, आप पिछले सालों के खर्चे कितने हुए हैं आपके इनके ऊपर और करंट ईयर के ऊपर कितना खर्चा हुआ है करंट पीरियड में, उससे आप कंपेयर करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। आप एडवांस में बजट बना के रख सकते हो कि ये हमारा बजट है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और तीसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड फिक्स करके भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बजट और स्टैंडर्ड में क्या फर्क होता है यू ऑलरेडी नो। ठीक, चलिए उसके बाद ये कैपेसिटीज क्या होती हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको याद होगा, जितनी कैपेसिटी आपकी इंस्टॉल्ड होती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी, जो मशीन के ऊपर लिखी होती है। जो आप कोई ऑटो ड्राइव करते हो तो उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम स्पीड इतने की जा सकता है, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी छोड़ो, नॉर्मल कैपेसिटी जो हम अचीव कर पाते हैं, जो हम नॉर्मली अचीव करते हैं, जो हम नॉर्मली अचीव करते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है। कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं जब आप नॉर्मल कैपेसिटी को अचीव करते हो। आप ना नॉर्मल कैपेसिटी को प्रैक्टिकल कैपेसिटी से रिलेट कर सकते हो। अगर मान लो आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटी पूछा गया तो भी नॉर्मल लिख दीजिए, एक ही बात है। इन्होंने दो चीजें लिख दी, दोनों में सेम लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिकल और नॉर्मल कैपेसिटी सिमिलर ही है। जितनी आप असल में कैपेसिटी का इस्तेमाल करोगे, कर सकते हो, करोगे कितना वो अलग बात है, कर सकते हो कैसे। देखो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें से मेंटेनेंस के लिए टाइम जाएगा, उसके लिए हॉलीडेज के लिए टाइम जाएगा, उसके लिए नॉर्मल लॉस जो होगा, बैच टू बैच लॉस होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो असली में तो इतने घंटे ही मशीन यूज होगी, उसकी कैपेसिटी जरूर इतनी है, उसकी कैपेसिटी जरूर इतनी है इतने घंटों की, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी तो होगी, मेंटेनेंस में उसका टाइम जाएगा, तो वहां प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा होगा, वो माइनस कर दीजिए। हॉलीडेज आएंगे, मशीन को खाली भी रखना होगा, तो वहां पे इतने घंटे जाएंगे। और अगर एक बैच से दूसरे बैच में शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे भी लॉस होगा, वो माइनस कर दीजिए। वो माइनस करने के बाद इतने घंटे आप मशीन को नॉर्मली यूज कर सकते हो। आप असली में कितना कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है। यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी का ही पार्ट होता है जो अचीव की होती है। ठीक है, और कई बार ये परसेंटेज होती है इंस्टॉल कैपेसिटी। हमने 80% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर ली, हमने 70% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर ली। ये जो असली में कर रहे हो, ये आप जो मैक्सिमम है, ये अचीवेबल नहीं होती है। ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन में अचीवेबल होती है, जो कि बड़े मुश्किल है इनको अचीव करना। नॉर्मल जो आप अचीव कर सकते हो और एक्चुअल कैपेसिटी जो असल में अचीव करते हो आप। ठीक है, आइडियल कैपेसिटी जब मशीन खाली रहती है तो आइडियल कैपेसिटी है। ये दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी एंड देन देयर इज ए एबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी तो आप वही है, नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम जो होता है वन बैच से अनदर बैच में जाने का, या वैसे मशीनों को रेस्ट देने का, क्योंकि वो हीट हो जाती है मशीन कई बार, तो वो नॉर्मल लॉस है। अगर किसी और वजह से हो, जैसे मशीन ब्रेकडाउन हो गया या पावर फेलियर हो गया उसकी वजह से मशीन, या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मशीन की आवर्स लॉस्ट होते हैं, वो आपकी अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पहले हमने प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बात की, उनके रिकवरी रेट्स कंप्यूट किए, फिर रिकवरी रेट निकालने के लिए हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई, और फिर उनका रिकवरी रेट निकाले। रिकवरी रेट आपका ब्लैंकेट भी हो सकता है और डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है। फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट भी निकाला, और फिर हमने अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की ट्रीटमेंट सीखी है। फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का तो थ्योरेटिकल का कंसेप्ट है कि उनको ट्रीट कैसे करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें ओवरहेड रिकवरी रेट ही निकालना होता है, बट वो क्वेश्चन में दिया होगा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन शीट वहां बनी है वैसे यहां बन जाएगी। सेम तरीके से आप खर्चों को बांट दीजिए। जो सेल्स से रिलेटेड है, यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं होंगे, सीधा जो माल बिक रहा है उन्हीं के ऊपर खर्चे बांटने हैं। सर्विस डिपार्टमेंट तो खत्म हो चुके होंगे ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप शीट बनाओगे तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, क्योंकि उन्हीं का माल कस्टमर को जा रहा है और उन्हीं के ऊपर खर्चे हो रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट की तो सेल ही नहीं हो रही है, तो उनके खर्चे नहीं होंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चों को एलोकेट करना होता है। कई बार गुड्स लिखे होते हैं कि ये गुड्स आप बेच रहे हो, तो उनमें आपको एलोकेट करना होता है, तो वो सुटेबल बेसिस दिया हुआ होता है, उससे आप डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना सकते हो। उसके अलावा ये मैंने आपको कैपेसिटीज बता दी है। आइए एक बार हम क्वेश्चंस को देख लें, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपने किया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे ये नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जो आपको मेरे को लगता है कि आपसे हो जाएंगे अब वो नॉर्मल है, और जो मेरे को लगता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे वो उनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूं। ठीक है जी, एक बार करना इस क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये भी करना है क्वेश्चन आपने। ऐसा क्वेश्चन हालांकि हमारी बुक में है,
कंप्यूटर वाला, बट ये भी बच्चे गलत कर देते हैं इन क्वेश्चन को, एक बार देख लेना प्लीज। ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है, मशीन वाला है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल मशीन्स है और कॉस्ट ऑफ ईच मशीन से हमारी बुक में है ना ऐसा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपने किए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना एक बार, किया हुआ आपने, मटेरियल में है हमारे, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना ये क्वेश्चन प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, निगाह से निकाल लेना क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, सिंपल सारा बेस दिया होता अपने पार्ट नहीं होता। ये भी सेम क्वेश्चन है, इनको बार बार ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो डिटेल लंबे ही क्वेश्चन होते हैं, इनको तो बांट नहीं होता, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट उतना ज्यादा होता नहीं है। ये भी हो जाएगा, मशीन आर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर आपको निकालना है, ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन। ये एक बार देख लेना प्लीज, इजी क्वेश्चन है बट मैं चाह रहा हूं आप एक बार देख लो, इसको भी देख लेना। मशीन कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर का क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में किया हुआ है, गेस याद है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का पॉइंट था, देख लेना। अगर तो बुक में है हमने किया हुआ फिर तो मत करना, अदरवाइज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देख लेना, अगर क्वेश्चन किया ना हो तो ही इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, अदरवाइज अगर हमने क्लास में कर रखा है फिर रहने देना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन सा? इन्होंने ना एक चीज इसमें ध्यान देना, ये एमटीबी का क्वेश्चन है, इन्होंने जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, ये देखो, नहीं ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? फैब्रिकेशन असेंबली एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। इन्होंने जो मटेरियल दे रखा है ना ये वाला, ये भी इन्होंने एलोकेट कर रखा है। कायदे से नहीं करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट होती है, बट इन्होंने आप देखोगे कॉस्ट शीट में यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो पेपर में आपको भी कर देना है। वैसे गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ये तो खर्चे डायरेक्ट है, ये तो सिर्फ जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो तो ओवरहेड शीट में नहीं आना चाहिए। स्टोर का और मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट है, इनके डायरेक्ट खर्चे ओवरहेड होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मटेरियल और जो वेजेस के खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, तो नहीं लेना चाहिए। फिर इन्होंने लिया हुआ है, अगर क्वेश्चन सेम आ गया तो पेपर में ऐसे ही करना है आपने, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस है। ये आपका मशीनर रेट है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, आपने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। याद है ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व होने वाला, वही क्वेश्चन है ये। वहां उसको एक बार ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ खर्चे ही बांट रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर का रेट है, क्वेश्चन निकालना है, हो जाएगा ये एबीसी का क्वेश्चन, ये हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। ओवरहेड रिकवरी का क्वेश्चन है। चलिए, दीज आर द क्वेश्चन जो मैंने एक बार आपको हाईलाइट करवाए हैं, एक बार उनको देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।
बाय बाय।